वक्त है 1806। जर्मनी की गलियां और उन गलियों पे सिर्फ एक आवाज़, भागो भागो और नेपोलियन आ रहा है, उससे बच के भागो। तो आज के हम इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कौन था ये नेपोलियन बोनापार्टे और हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन का आखिरी पार्ट। और इसी के साथ मेरी जर्नी की पहली सीरीज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी के साथ कंप्लीट होगी। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड प्लीज़ सपोर्ट एज यू लाइक। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनमें आते हैं द गवर्नमेंट क्राइसिस, किस तरह से जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का फॉल हुआ था उसके बाद क्या गवर्नमेंट क्राइसिस आए थे जिससे नेपोलियन बोनापार्टे के राइज को मदद मिली थी। और इसी के साथ हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। यहाँ पे हम जानेंगे नेपोलियन क्या था और उसका मकसद क्या था, द चेंजेस मेड बाय हिम। अब जब वो गवर्नमेंट में आया 1805 से 1815 के लिए, उन 10 सालों में उसने क्या क्या चेंजेस करे। और फिर लास्ट में हमारे पास आता है द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या क्या सीख मिली हमें और हमने आगे क्या क्या कवर किया। तो सबसे पहले द गवर्नमेंट क्राइसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने अपनी पॉलिसीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता में उसकी गिरावट आ गई थी और उसे एग्जीक्यूट किया गया था, गुलिटिन किया था अपनी ही पार्टी के द्वारा। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज़ उसने अप्लाई की थी तो आप मेरे वीडियो द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2 में जाके उसकी पॉलिसीज़ के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद तो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने ट्राई किया था कि वो पावर को कंट्रोल में लाएं। और नेशनल असेंबली ने इस बार बहुत बड़ा चेंज किया अपने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में। उन्होंने सबसे पहले 2 लेजिस्लेचर बनाए कि अब लॉ बनाने वाली 2 एजेंसीज थी, एक एग्जीक्यूटिव था और एक जुडिशरी थी। तो आप समझ सकते हैं कि 2 लेजिस्लेचर एक दूसरे के रूल को ही नकार रहे थे। और जो सारी पोस्ट थी गवर्नमेंट की वो अब वेल्दी पीपल के हाथ में आ गई थी, थर्ड स्टेट की। और इससे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिस्ट पीरियड माना जाता है और ये सिर्फ 5 साल तक चल पाया था, अबाउट 1795 से 1800 से 1805 तक। और क्योंकि इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी इसलिए इसी ने एक तरह से पाथ क्लियर कर दिया था नेपोलियन के लिए कि वो मिलिट्री का यूज़ करके पावर को वहाँ पे सीज करे, कंट्रोल कर ले। तो आज हम देखेंगे कैसे एक मिलिट्री डिक्टेटर का जन्म होता है और कैसे वो अपना पूरा कंट्रोल फ्रांस की सीमाओं के पार और फ्रांस पे कैसे थोपता है। नेपोलियन बोनापार्टे ये एक मिलिट्री कॉमरेड था जिसका सपना था कि वो पूरी तरह से पावर को कंट्रोल करे और उसे ये मौका मिलता भी है ड्यू टू अनसर्टेनिटी, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में कवर किया। जैसे ही वो एक बार थ्रोन में बैठ गया उसने कई सारे एक्सपीडिशन किए अपने, जैसे जर्मनी के पार्ट्स को उन्होंने कॉन्केयर किया, ऑस्ट्रिया को कॉन्केयर किया था और कई सारे और भी रीजन्स थे यूरोप में जहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया था। इनका कॉन्केयर करने का सबसे मेन मोटिव था कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी नए नए किंगडम्स बनाना चाह रहे थे जहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर्स भी रूल कर सकें। वो एक बहुत ही अच्छे जनरल और रूलर रहे और लेकिन अब उन्हें एक डिक्टेटर की तरह देखा जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अप्लाई की थी अपने राज्य में। उन्होंने कई सारी बेनिफिशियल स्कीम्स भी लागू की थी जिसके बारे में हम आप आगे जानने वाले हैं। यहाँ पे हम कवर करेंगे द पॉलिसीज़ ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अप्लाई की थी। तो हमारे जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हमने सारी अच्छी पॉलिसीज़ जो उन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ को अप्लाई किया था वो है, और हमारे राइट साइड में वो सारी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से नेपोलियन का फॉल डाउन शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या उन्होंने बेनिफिशियल स्कीम्स लाई थी। सबसे पहले उन्होंने वेट और लेंथ को स्टैंडर्डाइज कर दिया था। अब एक ही यूनिट फॉलो हो रही थी 1 kg की, और इन्होंने जो ब्लॉक यूज़ किया था 1 kg को रिप्रेजेंट करने के लिए वो आज भी फ्रेंच म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। उन्होंने जो जर्मन एरियाज़ कॉन्कर किए थे उस समय पे उसे प्रशिया कहा जाता था, उसे 39 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया था जिससे वहाँ पे बेटर गवर्नेंस किया जा सके। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ही अपने कई सारे ज़िले होते हैं और ज़िलों के अधीन होकर सीएम रूल करता है।
उन्होंने कई सारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को भी आसान बनाया था, और इसके उन्होंने जो रोड्स बनवाई थी उससे ट्रैवलिंग भी काफ़ी आसान कर दी गई थी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने ऐसी स्कीम्स लाई जिसकी वजह से आज इन्हें डिक्टेटर कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने सेंसरशिप, मतलब अब जो भी खबरें छप रही थी वो पहले नेपोलियन के पास से होके गुजर रही थी, और अगर उसे कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो उसे पसंद नहीं आती थी या ऐसी खबर थी जो उसके खिलाफ थी, वो उन्हें बैन करवा देता था। और उन्होंने डिनाइड किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। यहाँ पे अब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रह गया था, और कई सारे राइट्स भी उन्होंने डिनाई किए थे। और ये जो हमारे पास, अगर हम एक तराजू लें और उसमें तोलें कि उसने क्या क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, तो ये जो दो रीज़न थे बड़े बड़े, वो हमें साफ इंडिकेट कर रहे थे कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये एकदम ख़राब है, क्योंकि आप थोड़े बहुत बेनिफिट देके लोगों की आज़ादी को एक तरह से ख़रीद रहे हैं। इसलिए नेपोलियन का डाउनफॉल शुरू हो गया था। सो वी आर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्योंकि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन लगभग एंड में आ गया था 1815 के, और उसके बाद कई सारे और इवेंट्स हैं जो आप क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए हम यहीं पे अपना ख़त्म करते हैं। ये क्या क्या आइडियाज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो रेवोल्यूशन जब एंड हुआ, लेकिन उसके जो आइडियाज़ और प्रिंसिपल थे लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसने एक चेंज शुरू कर दी थी चेंज के लिए। अब यहाँ पे कई सारे बदलाव आने लग गए थे यूरोप में, और कई सारे लोगों की सोच भी अब बदल रही थी। इट है, और ये कई सालों तक रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को जन्म देती रही, और इसी की वजह से आज जो भी हम शहर देख रहे हैं, नेशनलिज्म का आइडिया भी इन्होंने स्टार्ट कराया था। So thank you for this, and I hope you like that video. Please like, comment, view, share and subscribe please.